गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का टाइम्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सो दोस्तों, जैसे कि सुबह हम डिस्कशन कर रहे थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का, तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो नेशनल इनकम है, ये जो राष्ट्रीय आय है, उसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे हमने अपने सुबह की क्लास ख़त्म की थी और सुबह की क्लास हमने यहाँ रोकी कि जीडीपी क्या है, यहाँ से फिर से शुरू करना था। तो देखते हैं कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो क्या है। तो ज़रा जीडीपी को समझते हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी मीनिंग लिख रखी है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country within a period of one financial year including depreciation। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं, जिसमें मूल्यह्रास शामिल हो। अब कुछ नए नए टर्म्स हैं। जैसे पहला टर्म देखिए आप लोग, है मार्केट वैल्यू, हिंदी में बाजार मूल्य। अब ये मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य क्या होता है, तो जरा ऐसे समझते हैं। तो मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य का मतलब है, जैसे ये मार्कर इस समय बाजार में 50 रुपए का है तो इसे कहेंगे मार्केट वैल्यू। ये कैमरा इस समय 3 लाख रुपए का है तो इसे कहेंगे मार्केट वैल्यू। मान लो जो भी चीज़ें। सो व्हाट इज मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य। तो मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य का मतलब है कि इस समय मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत क्या है, तो उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू, या उसे कहते हैं मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट देखिए लिखा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हिंदी में अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या मतलब है। तो देखिए, दो तरह की गुड्स होती हैं कंट्री में, दो तरह की गुड्स होती हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। और दूसरा है फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब है अंतिम वस्तुएं। तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं, और फाइनल गुड्स का मतलब है अंतिम वस्तुएं। अब ये क्या है, तो इन्हें जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जीडीपी की मीनिंग में यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मैंने लिखा है। तो दोस्तों, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करते हैं, जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। मतलब दोज कमोडिटीज विच आर बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। मतलब वे वस्तुएं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग के लिए प्रयोग करें, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, द इंटरमीडिएट, द फाइनल गुड्स। मतलब वे वस्तुएं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करें, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। लेकिन वे अंतिम वस्तुएं, लेकिन वे वस्तुएं जिनका हम डायरेक्ट कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं करें, जो हम प्रत्यक्ष उपभोग के लिए प्रयोग ना करें, तो उसे कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब क्या, इन शॉर्ट, जैसे अगर कोई वस्तु का मैं प्रयोग कर रहा हूं किस लिए, कि मैं उससे कुछ और उत्पादन करूंगा और पैसा कमाऊंगा, तो उसे मैं कहूंगा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब है अंतिम वस्तुओं का मतलब है एक वो वस्तु जिसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, किस लिए, एक वो कमोडिटी जिसको मैं यूज कर रहा हूं, किस लिए, इसलिए कि मैं इस कमोडिटी को अपने सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसे कहेंगे फाइनल गुड्स। जैसे मैं बाजार गया और बाजार जाके ये शर्ट खरीद के लाया, किस लिए, कि जब मैं इस शर्ट को पहनूं तो मुझे अच्छा फील हो, मैं सेटिस्फाई हूं, तो इसलिए मैंने इस शर्ट को खरीदा। तो ये शर्ट कहलाएगी फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु। लेकिन वहीं पर मैं एक ऐसी मशीन बाजार से लेकर आया कि जिस मशीन को मैं यूज करूंगा और उससे मैं प्रोडक्शन करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, मनी अर्न करूंगा, पैसे कमाऊंगा, तो उन्हें मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट गुड्स। हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और एक फाइनल गुड्स। राइट, अभी मैं और भी कुछ डेफिनेशन, और भी कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं
कि दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स में द वैल्यू इज येट टू बी एडेड, जो अभी मूल्य है वो और ऐड होना होता है, बट इन द फाइनल गुड्स नो वैल्यू एडिशन इज देयर, लेकिन जो अंतिम वस्तुएं हैं उनमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, राइट। सो उनमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, राइट। तो ये दो प्रकार की गुड्स होती हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी फाइनल गुड्स। दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ देयर प्रोडक्शन, बट द फाइनल गुड्स ऑलवेज क्रॉस द बाउंड्री ऑफ देयर प्रोडक्शन। दोस्तों जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वे अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करती हैं। मतलब जिस कंपनी में ये कैमरा बना, तो जब इस कैमरे को हम बना रहे थे तो उसमें छोटी छोटी मशीनें लगी, तो वो जो छोटी छोटी मशीनें लगी, जो छोटी छोटी चीज़ें लगी, उन्हें हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या उस बाउंड्री को उसने पार किया प्रोडक्शन की? नहीं, क्योंकि जब वो फाइनल गुड्स के अंदर वो पूरा का पूरा कैमरा बन गया, तब इस कैमरे ने कंपनी के बाहर आया और मार्केट में आया और लोगों ने खरीदा। इसका मतलब है जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर ही रहती हैं, लेकिन जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन सीमा रेखा के बाहर चली जाती हैं। तो ये दो प्रकार की गुड्स होती हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा फाइनल गुड्स। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। तो दोस्तों दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए फाइनली कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू जीडीपी में शामिल नहीं होती है, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू शामिल होती है। तो इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, राइट। इसी प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है एक और डोमेस्टिक टेरिटरी। सो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? सो डोमेस्टिक टेरिटरी देश की घरेलू सीमा रेखा का मतलब है कि लुक एट द बोर्ड। दोस्तों ये मान लो ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा कंट्री इंडिया है। सो इसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, सीमा रेखा, घरेलू सीमा रेखा। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है घरेलू सीमा रेखा का मतलब है दोस्तों एक वो टेरिटरी जो देश जो घरेलू सीमा रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, इंक्लूडिंग जो सी एरियाज हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में यह पढ़ा होगा कि 12 और 24 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया के डोमेस्टिक एक्टिविटीज चलती हैं। तो मतलब जो सी एरियाज भारत के अंदर में आते हैं उन्हें भी शामिल कर लें, तो इसको बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको बोलेंगे सीमा रेखा। इसके अलावा दोस्तों एक और नया टर्म है वन फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष का मतलब है, जैसे हमारे हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर, जो वित्तीय वर्ष है वो है ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ये हमारे हिंदुस्तान का फाइनेंशियल ईयर है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये तो सबको पता है। तो हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है, हिंदुस्तान का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, राइट। मैं वहीं पर आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो बहुत जल्दी 1 जनवरी से 31 दिसंबर होने वाला है। और तो और जो मध्य प्रदेश है वो भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने अपना वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर घोषित कर दिया है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसे हम लोग बोलते हैं वित्तीय वर्ष। इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ और बातें करें तो मैं आपको बताता हूं कि जो भारत है उसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है, लेकिन दोस्तों जो आरबीआई है हमारे हिंदुस्तान में, उसका फाइनेंशियल ईयर, उसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून होता है। तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका फाइनेंशियल ईयर, उसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, 1 जुलाई से 30 जून होता है। लेकिन अब भारत का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होने वाला है, ऐसा सरकार बात कर रही है। सो इसे हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर, इसे हम कहेंगे वित्तीय वर्ष, राइट। एक और नया टर्म है, देखिए डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। सो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास का मतलब है, जैसे मैं ये कैमरा मान लो खरीद के लाया 3 लाख रुपए का, अब इस कैमरे को जब मैं बेचूंगा तो मान लो बिकेगा सिर्फ 1.5 लाख का। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अभी मैंने इसको 3 लाख रुपए का खरीदा और अगर मैं इसको बाद में बेचता हूं तो मान लो बिकता है 2 लाख का, तो कितनी वैल्यू कम हुई? तो दोस्तों वैल्यू कम हुई 1 लाख। इसे मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, इनके मूल्य में जो कमी होती है उसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। पानी ला दो।
तो उसे हम नॉर्मल ना, नॉर्मल, ठंडा नहीं। दोस्तों व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास का मतलब है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है, जो गिरावट होती है, उसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। अब दोस्तों जरा जीडीपी की मीनिंग को एक लाइन में बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझना। तो व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी क्या है, तो जरा सुनिए। नहीं, जसराज जांगड़, 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई वित्तीय वर्ष ना। सो अब ये जीडीपी का मतलब क्या है, ये क्या लिखा है, एक लाइन में समझिए, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में। तो देखिए, एक साल के अंदर पूरे देश में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उनकी अगर हम टोटल मार्केट वैल्यू ऐड कर दें, जैसे मान लो ये कैमरा प्रोड्यूस हुआ, ये मान लो ये एयर कंडीशनर प्रोड्यूस हुआ, ये जो एयर कंडीशनर प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ मान लो एयर कंडीशनर प्रोड्यूस हुआ, तो प्रोड्यूस हुआ मान लो यहां 40,000 का। ऐसे ही दोस्तों जरा दिमाग से सोचिए थोड़ा अच्छी तरह कि अभी जो एयर कंडीशनर प्रोड्यूस हुआ तो वो हुआ 40,000 का, राइट। ऐसे ही पूरे साल भर पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। जो भी पूरे साल भर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, अगर मैं पूरे साल भर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसकी वैल्यू को देखें और इनको ऐड कर दें, तो इसे कहेंगे ग्रॉस। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। तो दोस्तों पूरे साल भर में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, अगर मैं उनकी वैल्यू को जोड़ दूं तो इसे कहेंगे ग्रॉस, और देश के अंदर तो इसे कहेंगे डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। सो व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में कहना चाहूं तो जीडीपी का मतलब है एक साल में टोटल प्रोडक्शन देश के अंदर, खत्म। सो व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है एक साल में टोटल प्रोडक्शन एक देश के अंदर। सो एक देश के अंदर एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, इसे हम कहते हैं जीडीपी, इसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? कि एक साल के अंदर पूरे देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, इसे बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। अर्थात किसी भी देश में अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा उत्पादन होता है, तो उस देश की जीडीपी ज्यादा होती है, और यदि किसी देश में कम प्रोडक्शन होता है तो उसकी जीडीपी कम होती है। तो इसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सीखिए। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें 2017-18, अगर हम बात करें 2017-18, तो 2017-18 में हमारे हिंदुस्तान में जो टोटल जीडीपी थी वो थी $2.848 ट्रिलियन। दोस्तों अगर देखें तो 2017-18 का मतलब है 1 अप्रैल 2017, 2017-18 का मतलब है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक इंडिया के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी टोटल वैल्यू जोड़ दें तो इसे हम बोलते हैं $2.848 ट्रिलियन। इसका मतलब है कि 2017-18 में भारत की जो जीडीपी थी, भारत का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था, वो था $2.8 ट्रिलियन, अराउंड 3 ट्रिलियन के लगभग। तो दिस इज कॉल्ड द जीडीपी इन 2017-18। लेकिन दोस्तों आपने कई बार जब जीडीपी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि भारत की जीडीपी मान लो 7.1% रही। आपने इस तरह से पढ़ा कि भारत की जीडीपी 7.1%, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जीडीपी का मतलब है कि $2.848 ट्रिलियन। तो भाई ये $2.848 ट्रिलियन क्या है और ये 7.1% क्या है, तो जरा इनको एलैबोरेट करते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो दोस्तों जो ये $2.848 ट्रिलियन है ये क्या है?
ये है दोस्तों कि एक साल के अंदर एक देश में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, जो कुल उत्पादन हुआ, वो कितने ट्रिलियन का हुआ, इतने ट्रिलियन का हुआ। सो ये रहा जीडीपी। लेकिन फिर ये 7.1% क्या है? तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसको कैलकुलेट करने का एक बेस ईयर है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक बेस ईयर है, एक आधार वर्ष है। जो इस समय बेस ईयर चल रहा है वो है 2011-2012। बहुत जल्दी पहले इसका बेस ईयर था 2004-2005। उससे पहले था 1993। 1994। लेकिन आजकल इसका बेस ईयर चल रहा है 2011-12। दोस्तों ये बेस ईयर से क्या मतलब है, तो जरा अच्छी तरह समझिए। तो हमारे देश की जो सरकार है, सरकार का मतलब जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है सीएसओ। तो जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है सीएसओ, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया, तो सीएसओ देखता है कि हमारे हिंदुस्तान में 2011-12 में बेस ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना था। जरा ध्यान देखिए, सीएसओ ने देखा कि टोटल प्रोडक्शन बेस ईयर 2011-12 मान लो इतने ट्रिलियन है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2011-12 में जो टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, वो इतने ट्रिलियन डॉलर है। और दोस्तों 2017-18 में जो टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन हुआ है, वो इतने ट्रिलियन डॉलर हुआ। तो हमारे देश की सरकार सीएसओ ने देखा कि 2011-12 जो बेस ईयर है, इसमें टोटल प्रोडक्शन इतने ट्रिलियन डॉलर था। 2017-18 में टोटल प्रोडक्शन इतने ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों इन दोनों को कंपेयर किया, एवरीबॉडी, इन दोनों को कंपेयर किया तो निकल के आया 7.1% मोर। दोस्तों जब हमने जीडीपी के बेस ईयर से इस साल के टोटल प्रोडक्शन को कंपेयर किया तो निकल के आया 7.1% मोर। तो इससे वो 7.1%, इसे जीडीपी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं जीडीपी, ग्रोथ रेट, जीडीपी वृद्धि दर। इसका मतलब है कि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था 7.1% के रेट से, के दर से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सकल घरेलू उत्पाद। मुझे लग रहा है आप लोग बात समझ गए कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है और किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोगों को ज्ञान दे दूं कि जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी जो है, इसका अंदर जो जीडीपी है, ये दिस इज द इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक वृद्धि है, वो किससे देखते हैं? तो आंसर था जीडीपी। मतलब द इकोनॉमिक, द इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, देश के आर्थिक वृद्धि दर का मुख्य सूचकांक है, तो आंसर था जीडीपी। तो दोस्तों ये जो जब भी आप पढ़ेंगे आज के बाद कि भारत की जीडीपी 7.5% हो गई, 7.6% हो गई, तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है। ये उस साल के टोटल प्रोडक्शन का, बेस ईयर के टोटल प्रोडक्शन का और इस साल के टोटल प्रोडक्शन का कंपैरिजन है। सो दिस इज कॉल्ड जीडीपी। राइट नाउ
इसके अलावा दोस्तों कुछ और बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे अभी बताते हैं। जैसे अभी ये पूछ रहे हैं रोहित शर्मा जी, ट्रिलियन को एक बार और बता दो, तो ये क्या है ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन डॉलर का मतलब है रोहित जी कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच जितनी भी देश में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, इनके मार्केट वैल्यू को जोड़ दें तो निकल के आता है इतने ट्रिलियन डॉलर। दैट्स इट रोहित, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट यार। सो व्हाट इज द जीडीपी, तो व्हाट इज द ट्रिलियन डॉलर का मतलब है कि एक साल में टोटल प्रोडक्शन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर दें, सो दिस इज कॉल्ड इतने ट्रिलियन डॉलर, राइट नाउ। हाँ, so this is called the GDP, this is called the gross domestic product and सकल घरेलू उत्पाद। तो मुझे लगता है आप लोग ये बात समझ गए हैं कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और ये 7.1% क्या है, और आज के बाद आप जीडीपी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जरा नेक्स्ट टर्म में और देखते हैं जरा कि ये एनडीपी क्या होता है और इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं और शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद किसे कहा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। अभी मैं अगर थोड़ा सा और सर दीप सर कंपेयर कैसे करते हैं, तो जो बेस ईयर है 2011-12 इसमें टोटल प्रोडक्शन कितना था और इस साल टोटल प्रोडक्शन कितना है। अब आप लोग के दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि आशीष भाई मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है कि सर प्लीज़ कंटिन्यू क्लासेस ऑन वेबसाइट, तो हम लोग वेबसाइट पर क्लासेस अब बंद कर रहे हैं क्योंकि मैं समझ गया था दीप कंपेयर लिखा है। सो और सिर्फ क्लासेस एप्लीकेशन पर आएंगी और एप्लीकेशन फुल्ली लोडेड परफेक्ट एप्लीकेशन बनाने की बन रही है और बस वो 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगी और शायद मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस सिर्फ एप्लीकेशन में चलेंगी। आप लोग सिर्फ अपनी बातें नहीं सोचा करो, थोड़ा दूसरों की भी बातें सोचा करो। अगर सोच सकते हैं तो बातें करें, नहीं तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है आशीष जी, क्योंकि मैं समझ सकता कि आपको पूरी फीलिंग चाहिए तो पूरा स्वाद चाहिए। तो आप लोग अगर सिर्फ पूरा स्वाद चाहिए 100%, जैसे कि इन्होंने अपने सेकंड मैसेज में लिखा कि मोबाइल एप्लीकेशन डज नॉट गिव फीलिंग ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। तो दोस्तों अगर परफेक्टली आशीष जी आपको ऑफलाइन क्लास का स्वाद चाहिए है तो उसका स्वाद आप मुखर्जी नगर दिल्ली में आकर ले सकते हैं, राइट। और मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि भाई अभी क्या है कि जो वेबसाइट है, जैसे अभी मैं देखो हट जाता हूँ, है अब मैं हट गया तो अब अपने मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट लो तो ये कैप्चर हो गया। अरे बोलो ऐसा नॉट। इसी तरह से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसे क्या कर रहे हैं, वीडियोस को कैप्चर कर करके यूट्यूब पर वीडियोस को कैप्चर कर करके बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारे पास n नंबर ऑफ मल्टीपल वीडियोस इस तरीके से आए, जो हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट अस, तो वो भी लोग भी बताते हैं कि सर ऐसा 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 हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग थोड़ा प्रतिबंध लगाने के लिए और इनको रोकने के लिए एक बहुत अपग्रेडेड ऐप बन चुकी है, बस वो लॉन्च हो रही है, जिसमें अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्या, वो कहेगा इट इज़ नॉट परमिटेड, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, ना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये सब बातें हैं। तो शायद आशीष जी आप हमारी बात को समझ चुके हैं, लेकिन अभी आपको अगर पूरा फील लेना है कभी भविष्य में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द ऑफलाइन बैचेस ऑफ टाइम्स एट मुखर्जी नगर दिल्ली नाउ। सो चलते हैं दोस्तों, जीडीपी की बातें तो हम समझ गए। अगर हम जीडीपी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे जानते हैं, तो भी हम बता सकते हैं आप लोगों को। जैसे एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो ये दो तरह के जीडीपी होते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो हमारे देश की जो सरकार है वो यस बस बहुत बढ़िया मीनल। सो बेस ईयर कैसे मानते हैं सर, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों
अब ये बेस ईयर डिसाइड कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर डिसाइडिंग एंड डिक्लेयरिंग द बेस ईयर। मतलब बेस ईयर को डिसाइड करने का कोई भी एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो जीडीपी है, अभी आजकल जीडीपी की कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दोस्तों हमारे वो 2015 के बेसिस पर निकाल दिया, आपने देखा होगा, कुछ पढ़ा होगा, सूरज मौर्य। सो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में जो कोई भी एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 12 साल में या 15 साल में जीडीपी का बेस ईयर चेंज होगा। क्योंकि हम देखें कि अभी 2011-12 है, इससे पहले 4-5 था, तो मात्र 7 साल में चेंज हुआ था। उससे पहले 1993-1994 था, तो सिर्फ 11 साल में चेंज हुआ था, 4-5। तो दोस्तों कभी भी बेस ईयर चेंज हो जाता है, लेकिन मेरी जो रीडिंग्स एंड फाइंडिंग्स हैं वो ये कि जो अगर सरकार देखती है कि पिछले 5 सालों में अगर प्राइसेस 5% या उससे ज़्यादा बढ़ते हैं पूरे देश में, तो सरकार बेस ईयर को चेंज ही करती है। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड पैटर्न है, तो थोड़ा बहुत तरीका है कि अगर 5% से ज़्यादा पूरे इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ जाएं पिछले 5 सालों में, तो सरकार एक कमेटी बनाती है, वो अपनी रिकमेंडेशन देती है और बेस ईयर को हम चेंज कर देते हैं। राइट नाउ सो यस, शेल कंपनीज का डेटा ले लीजिए जो डेड कंपनीज थी उन सबका, और जीडीपी को ज़्यादा दिखा दिया आजकल। राइट सो तो अब अभी सूरज मौर्य बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड वास्तविक जीडीपी, दिस कॉल्ड नामांकन जीडीपी। तो ये वास्तविक जीडीपी और नामांकन जीडीपी क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ देखिए, व्हाट इज रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी क्या है, तो रियल जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी, ध्यान सुनना, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जब हम एक स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी निकालते हैं, स्थिर मूल्य पर निकालते हैं, स्थायी कीमतों पर निकालते हैं, तो इसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। लेकिन जब हम करंट प्राइस पर जीडीपी निकालते हैं, वर्तमान मूल्य पर निकालते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। मतलब क्या, तो देखिए, जब हम कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी निकालें तो इसे कहेंगे रियल जीडीपी, लेकिन जब करंट प्राइस वर्तमान मूल्य पर निकालें तो इसे कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। जैसे दोस्तों हमने कहा कि 2011-12 में टोटल प्रोडक्शन इतना था और 2017-18 में टोटल प्रोडक्शन इतने ट्रिलियन डॉलर है। मतलब मैंने एक 2011-12 के प्राइस को कांस्टेंट मान लिया, ध्यान समझना, और मैं 2011-12 के प्राइस को कंपेयर करा रहा हूं, मान लो 2011-12 में मैंने एक बेस ईयर को प्राइस को मान लिया कांस्टेंट। अब मैं देख रहा हूं कि 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर ही मैंने 2015-16 की जीडीपी निकाली, 2016-17 की जीडीपी निकाली, 2017-18 की जीडीपी निकाली, 2018-19 की जीडीपी निकालूंगा। तो इसका मतलब क्या कि एक ईयर को जब हमने कांस्टेंट मान लिया और कांस्टेंट प्राइस, मतलब मैंने देखा 2011-12 में टोटल मार्केट वैल्यू और टोटल जीडीपी इतनी थी। जब मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम एक बेस ईयर को कांस्टेंट मानकर उस ईयर के प्राइस से करंट ईयर के जब प्राइस को देखकर हम जब इन दोनों का जीडीपी के, जब इन दोनों के टोटल प्रोडक्शन या जीडीपी को देखते हैं तो इसे बोलते हैं रियल जीडीपी। राइट। और दोस्तों जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है करंट प्राइस। अगर हम देखें सिंपली कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच भारत में टोटल प्रोडक्शन इतने ट्रिलियन डॉलर हुआ, तो इतने ट्रिलियन डॉलर ये क्या है, करंट प्राइस है। सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। तो इन शॉर्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो जो मैंने लिखा था इतने ट्रिलियन डॉलर, तो वो था नॉमिनल जीडीपी, और मैंने लिखा था 7.1% ग्रोथ, 7.1% जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उसे कहते हैं रियल जीडीपी। राइट। तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पर निकाली जाती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर निकाली जाती है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत बातें और करें तो इसे बोलते हैं रियल और नॉमिनल। राइट। इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में एक होता है
तो ये जीडीपी के बारे में इतनी बातें काफ़ी हुई, आप लोग थोड़ा और पढ़िए और इसको हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे और अच्छे से, क्योंकि अभी जब इंटरलिंक्ड होंगे टॉपिक, जब आगे की क्लासेस चलेंगी तो और बढ़िया से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। हाँ, ये अभी फिलहाल जीडीपी के लिए काफ़ी है। अभी मैं कुछ और टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, जीडीपी डिफ्लेटर, तो ये क्या होता है जब एक टॉपिक होगा उसके साथ बताऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड सकल घरेलू उत्पाद, राइट। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलता हूं, तो अब मैं चलता हूं जरा बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए, और मैं बात करता हूं द नेक्स्ट टर्म एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द निबल घरेलू उत्पाद। थैंक यू सो मच बीमा गोदारा, टाइम्स कोचिंग के लिए हार्टली थैंकफुल सर। जी यहाँ बीमा गोदारा, कारण बता दीजिए किस लिए धन्यवाद बोल रहे हैं आप ना। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है। अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं द नेक्स्ट टर्म, लुक एट द बोर्ड हियर प्लीज, कि एनडीपी एमपी क्या होता है। सो व्हाट इज एनडीपी एमपी मींस, सो व्हाट इज एनडीपी एमपी मींस, तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से देख के मुझे बताइए कि इन दोनों में आपको क्या अंतर, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहां पर लिखा है ग्रॉस, यहां पर लिखा है नेट, बाकी डीपीएमपी सेम है। तो दोस्तों अंतर मुझे दिख रहा है ग्रॉस का और नेट का। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, द फॉर्मूला नंबर 1, एक फॉर्मूला है कि अगर हम लोग ग्रॉस से डेप्रीसिएशन माइनस कर दें तो बनता है नेट। अगर मैं ग्रॉस से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं तो बनता है नेट। सो व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो देखिए दोस्तों ये तो रहा ग्रॉस। अब फॉर्मूला देखिए, पहले आप लोग सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझें, बाद में मैं और इजी मेथड बताऊंगा। तो दोस्तों ये रहा ग्रॉस और इससे माइनस कर दें डेप्रीसिएशन, ध्यान देखिए बोर्ड की ओर, ये रहा ग्रॉस और इससे माइनस कर दें डेप्रीसिएशन तो ये बनता है नेट। सो व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हिंदी में शुद्ध या निबल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर का क्या मतलब है। तो दोस्तों जो हमने जीडीपी की मीनिंग लिखी थी, द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और बाद में मैं कहूंगा एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन इज कॉल्ड एनडीपीएमपी। अगर मुझे एनडीपीएमपी की किताबी मीनिंग लिखवानी और तुम लोग का टाइम वेस्ट करना है और पन्ने भरवाने, तो मैं क्या कहूंगा जरा ध्यान सुनिए। तो मैं कहूंगा एक देश की घरेलू सीमा के रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य एक वित्तीय वर्ष में उनके टोटल उत्पादन का वित्तीय उनके टोटल बाजार मूल्य को जोड़ दें, उससे डेप्रीसिएशन हटा दें। तो एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग माइनस डेप्रीसिएशन इज कॉल्ड एनडीपी। तो ये तो हो गई किताबी बात, किताब में क्या लिखा है। दूसरा एग्जाम में क्या आता है। तो एग्जाम में दोस्तों आएगा, अगर आज आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं गारंटी ले रहा सेम क्वेश्चन मिलेगा। किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे कि एनडीपी एमपी वुड बी, क्वेश्चन खत्म। कि एनडीपी एमपी होता है तो लिखा होगा जीडीपी प्लस माइनस ये एनडीपी, ये जीडीपी, ये जीएनपी, ये सब। तो दोस्तों आपका आंसर है जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। जीडीपी से डेप्रीसिएशन हटा दो तो वो एनडीपी बन गया। ये तो हो गई दोस्तों एग्जाम की बातें और किताबी बातें। किताबी बातें क्या कि किताब में परिभाषा क्या है एनडीपी की। तो मैंने बताया कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, जिसमें से मूल्य राशि हटा दीजिए। The sum total of market value of all final goods and services produced in the domestic trade organization in the period of 1 year excluding depreciation। So दोस्तों ये तो हो गया एनडीपी की किताबी मीनिंग। पेपर में क्या आएगा, एनडीपी वुड बी एनडीपी होगा तो ये प्लस ये माइनस ये हो गया। अब बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल गधे बच्चों के लिए भी कि आखिर एनडीपी होता क्या है।
कि आखिर एनडीपी का मतलब क्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, देखिए दोस्तों, अभी ये जो एसी यहां 40,000 का था, तो इस 40,000 को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में ग्रॉस। एवरीबॉडी, इस 40,000 को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, ग्रॉस। इससे मान लो 15,000 हुआ डेप्रीसिएशन, तो इस 15,000 को हम कहेंगे डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास। और इस समय जो वैल्यू बची मान लो 25,000, तो इस वैल्यू को हम कहेंगे नेट। तो जरा समझना, जब भी हम बात करें ग्रॉस टोटल, तो इसका मतलब होगा पूरे साल भर का टोटल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी मार्केट वैल्यू, तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस। एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड, इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस, राइट। और जब हम बात करें नेट, तो नेट का मतलब है कि जो भी पूरे साल भर टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसकी वैल्यू साल के एंड में। एवरीबॉडी, उसकी वैल्यू साल के एंड में। सो दिस इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी क्या है। अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में सरल भाषा में कहूं तो सुन लीजिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो जीडीपी का मतलब है एक साल में टोटल प्रोडक्शन कंट्री के अंदर। एनडीपी का मतलब है जो भी एक साल में टोटल प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू साल के एंड में और देश के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो और सरल भाषा में कि जीडीपी मुझे मेरे देश की कुल उत्पादन की पूरे साल भर की पिक्चर दिखाता है, और एनडीपी मुझे मेरे देश के कुल उत्पादन की जो साल के एंड में है उसकी पिक्चर दिखाता है। बस खत्म। सो इसे बोलेंगे जीडीपी और एनडीपी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म देखते हैं बोर्ड में जो लिखा है। और तीसरा टर्म आपके जो बोर्ड में हमने लिख रखा है वो है जी GNPMP। एवरीबॉडी ऑन द बोर्ड, GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो GNPMP। अब आखिर ये GNPMP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या है। तो जरा देखिए दोस्तों, आप अंतर देखिए पहले और तीसरे में। तो पहले में आपको दिखाई देगा कि यहां पर लिखा है डोमेस्टिक, तीसरे में लिखा है नेशनल। दोस्तों पहले में लिखा है डोमेस्टिक और तीसरे में लिखा है नेशनल। थैंक यू सो मच वैभव ब्रह्मांड। ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी उपाधि मत दो मुझे दोस्तों, एक बस थोड़ा बहुत ज्ञान है आप लोगों के लिए और इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं और एग्जाम के पर्पस का है। थैंक यू सो मच वैभव ना। सो दोस्तों जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, तो देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ डोमेस्टिक और यहाँ नेशनल। तो इन दोनों में अंतर क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनते आइए, बस खत्म। क्या कि एक फॉर्मूला नंबर 2 है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला है अपने लोगों के पास, जिसे बोलेंगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्योंकि मुझे डोमेस्टिक से निकालना है, तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दीजिए तो बनेगा नेशनल। सो व्हाट इज डोमेस्टिक और नेशनल, अगर हम डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दें तो बनता है नेशनल। अब सबसे पहली बात ये कि ये NFIA क्या है भाई। तो दोस्तों NFIA क्या है उसका ज्ञान हम आपको यहां पर देंगे। तो NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
सो व्हाट इज NFIA? तो NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब है विदेशों से प्राप्त, हिंदी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो इसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, आखिर ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है? तो ये आपको बताएंगे। तो जरा देखिए, मैंने आज सवेरे की क्लास में एक टर्म आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था और मैंने ये भी वहाँ इंडिकेट किया था कि जो ये पढ़ रहे हैं वो आने वाली नेशनल इनकम की क्लास में यूज होगा। तो वहां पर देखिए, यहाँ लिखा है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध या नेबल साधन आए। तो मैंने आपको फैक्टर इनकम लास्ट क्लास में आज सवेरे सवेरे बताया कि फैक्टर इनकम क्या है। तो फैक्टर इनकम है कि जब हम फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं दें, लैंड, लेबर, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, तो इसके बदले जो हमें पेमेंट मिलती है, जो इनकम मिलती है, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, उसे हम लोग फैक्टर इनकम, उसे हम लोग साधन आय कहते हैं। सो व्हाट इज फैक्टर इनकम, व्हाट इज साधन आय? तो फैक्टर इनकम या साधन आय का मतलब है कि जो भी हमें इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, वेजेस मिला, प्रॉफिट मिला, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब ये नेट और एब्रॉड ये क्या कर रहा है? तो ये नेट और एब्रॉड का क्या चक्कर है? तो जरा ध्यान से सुने। तो दोस्तों, ये रही हमारी कंट्री, ये है हमारा देश, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे बोलेंगे भारत। कुछ दोस्तों भारत के लोग या भारत की कंपनीज, भारत के लोग या भारत की कंपनीज भारत के बाहर काम करने जाती हैं, भारत के बाहर सिचुएटेड होती हैं, स्थापित होती हैं, आप लोगों को पता है। इसी प्रकार से बहुत सारे विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में भी रहते हैं और हिंदुस्तान में भी एस्टेब्लिश्ड और सिचुएटेड होते हैं। सो व्हाट इज NFIA? तो NFIA का मतलब है जो विदेशों से भारत के लोग, ध्यान से सुनना, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सो NFIA का मतलब है विदेशों से भारत के लोग जितना भी फैक्टर इनकम, साधन आय कमा के लाए, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, उसे कर दो प्लस, उसे कर दो प्लस। और जितना भी विदेशों के लोग भारत से फैक्टर इनकम कमा के ले गए, साधन आय कमा के ले गए बाहर, उसे कर दो माइनस, उसे कर दो माइनस। जो बच गया इसे कहेंगे NFIA। सो दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि जो भारत के लोग या भारत की कंपनी विदेश में है, वहां जो पैसा कमाएं और भारत में भेजें वो प्लस, भारत में जो विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां हैं यहां पैसा कमाएं और विदेशों में भेजें माइनस, जो रह जाएगा दैट इज कॉल्ड NFIA। मतलब जो विदेशों से पैसा आ रहा है प्लस भारत से पैसा जा रहा है माइनस। अगर आप थोड़ा और स्मार्ट वे में समझते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं तो मैं NFIA को ये भी कह सकता हूं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एवरीबॉडी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। भाई एक्सपोर्ट का मतलब है, निर्यात का मतलब है जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो विदेश से पैसा आएगा, और जब मैं इंपोर्ट आयात करूंगा तो विदेश को पैसा जाएगा। तो जितना भी पैसा आया प्लस जो गया वो माइनस, जो रह गया वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, कहाँ? विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निबल साधन आए, तो इसे हम कहेंगे NFIA। दैट्स इट दोस्तों। अगर हम डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देते हैं तो बनता है नेशनल। इसका मतलब क्या? तो देखिए दोस्तों, यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक है, यहां पर हम प्लस कर रहे हैं NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमने ये प्लस कर दिया NFIA तो बनता है GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो दिस इज कॉल्ड GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो व्हाट इज GNPMP? अगर हमें किताबी लैंग्वेज में बतानी है, सबसे पहले किताब की परिभाषा बतानी है और आपके दह धड़धड़ पन्ने भरवाने हैं, तो मैं आप लोगों को GNPMP की परिभाषा बताते हुए क्या कहूंगा कि GDP की मीनिंग जो आप लोगों ने लिखी, सो GDP की मीनिंग जो आप लोगों ने पहले लिखी सुबह सुबह बोर्ड पर, एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू रेखा ब्ला ब्ला, लास्ट में बोल दो क्या? इंक्लूडिंग NFIA। ध्यान सुनिए, GDP इंक्लूडिंग NFIA। GDP में NFIA जोड़ दो, GDP में NFIA शामिल कर दो तो बनता है GNP। दैट्स इट। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का जो NFIA है, चेष्टा, हमारे हिंदुस्तान का जो NFIA है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। भाई नेगेटिव में इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं।
चूंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हमारे हिंदुस्तान का जो जीडीपी है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है, वो हमेशा माइनस में रहता है, क्योंकि विदेशों से पैसा कम आता है और हमारे देश से पैसा ज्यादा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी। अब दोस्तों जीएनपी के पेपर में क्या आएगा वो आप समझ गए, पेपर में लिखा होगा जीएनपी एमपी वुड बी, जीएनपी एमपी होगा, हाँ तो आप समझ गए, लिखा होगा जीडीपी माइनस ये, जीएनपी ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, आप लोग बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरी बात, बिल्कुल सरल भाषा में और देसी भाषा में जीएनपी का मतलब जो एक बिल्कुल गधा व्यक्ति भी सीख जाए, तो जीएनपी का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों, अब जीएनपी का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब है एक साल के अंदर कंट्री में टोटल प्रोडक्शन, एक साल के अंदर टोटल प्रोडक्शन किसी देश में, इसे बोलेंगे ग्रॉस, इसे बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस नेशनल मतलब क्या, देखिए दोस्तों जीएनपी बताता है एक साल, यहां देखिए एक साल में टोटल प्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस, टोटल प्रोडक्शन ग्रॉस, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, तो इसे कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मुझे लगता है बहुत बढ़िया से समझ गए, अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो मुझे माफ करो, बॉर्नवीटा का डब्बा खरीदो। सो दोस्तों व्हाट इज जीडीपी, एक लाइन में बताएं तो एक साल में टोटल प्रोडक्शन देश के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज एनडीपी, जो भी साल भर में प्रोडक्शन हुआ इसकी वैल्यू साल के एंड में, नेट, और प्रोडक्शन कहाँ, देश के अंदर, डोमेस्टिक। व्हाट इज जीएनपी, तो ग्रॉस, एक साल में टोटल प्रोडक्शन ग्रॉस, नेशनल मतलब देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। सो दिस इज कॉल्ड जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, राइट। अब दोस्तों चलते हैं और जरा यहां देखिए लास्ट टर्म को देखते हैं और लास्ट टर्म समझते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एनएनपीएमपी। सो दोस्तों व्हाट इज एनएनपीएमपी, शुद्ध या निबल राष्ट्र उत्पाद, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर। सो व्हाट इज एनएनपीएमपी, तो एनएनपीएमपी क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिए भाई, एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यहां पर दोस्तों। अब मैं एनएनपीएमपी कभी अपनी क्लास में नहीं बताता, क्योंकि हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हो चुके हैं अब कि एनएनपीएमपी मुझे खुद बता सकते हैं। तो देखो यहां पर लिखा है ग्रॉस, यहां पे लिखा है नेट, तो अब तो स्मार्ट हो जाओ थोड़े से, तो यहां लिखा है ग्रॉस, यहां लिखा है नेट, तो कर दो माइनस डेप्रिसिएशन, तो बन गया ग्रॉस से नेट। कमान, तुम लोगों के जवाब आने चाहिए धड़ाधड़। और दोस्तों यहां पे लिखा है डोमेस्टिक, यहां पे लिखा है डोमेस्टिक और यहां लिखा है नेशनल, तो देखो डोमेस्टिक से एनएफआईए में एनएफआईए जोड़ो तो बनता है नेशनल, तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एवरीबॉडी डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, तो बन गया नेशनल। सो व्हाट इज एनएनपीएमपी, तो एनएनपीएमपी क्या होता है, तो एनएनपीएमपी का मतलब हुआ क्या कि जीडीपी एमपी में प्लस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस से हो गया माइनस डेप्रिसिएशन करने पर नेट, और डोमेस्टिक में प्लस एनएफआईए करा तो नेशनल। तो व्हाट इज एनएनपीएमपी, अगर मुझे किताब की मीनिंग पढ़ानी होती, थैंक यू रेखा चौधरी जी, अगर मुझे किताब की मीनिंग पढ़ानी है तो मैं एनएनपीएमपी को कहूंगा एक वित्तीय वर्ष में एक देश की घरेलू रेखा के अंदर, घरेलू सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य का योग, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। और बाद में कहूंगा
हटा दो मतलब माइनस डेप्रिसिएशन और कहूंगा प्लस NFIA तो बन गया GNNP, तो बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा NNP MP वुड बी NNP MP होगा तो लिखा होगा GDP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, या मान लो लिखा हो NNP MP वुड बी और आंसर पूछ रहा हो NDP MP से, तो आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके कि शायद मेरी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको NDP MP से एरो देखिए एरो से निकालना है NNP MP तो आप लोग बता सकते हैं, यहां देखिए नेट यहां भी नेट, मतलब पहले वाले पॉइंट का कोई यूज नहीं है। यहां देखिए लिखा है डोमेस्टिक, यहां लिखा है नेशनल, तो यहां देखिए लिखा है डोमेस्टिक, यहां लिखा है NFIA जोड़ दो तो नेशनल, तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दिया तो देखिए सारे लोग डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दिया तो बन गया नेशनल। तो व्हाट इज NNP MP, तो आप लोग समझ गए। प्रिंस राज बोलिए जी हेलो। अगर एग्जाम में लिखा हो NNP MP वुड बी और लिखा हो GNP MP से, तो बताइए क्या प्लस माइनस करेंगे। दोस्तों यहां देखिए ये लिखा है ग्रॉस, ये लिखा है नेट। फॉर्मूला नंबर 1 ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, बाद में NP MP NP MP। सो व्हाट इज NNP MP, अगर GDP अगर GNP से निकालना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। मुझे लगता है इतना इजी टॉक, ये बहुत टेक्निकल टॉक चल रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज इन वेरी सिंपल फॉर्मेट। अगर दोस्तों दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड आई एवर फाइंड इन माय टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी। दोस्तों ये क्या है कि बहुत सिंपल मेथड है, कि बहुत सिंपल मेथड के जरिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज बेटा जिनने ये पहले भी पढ़ रखे होंगे उनके दिमाग में भी नहीं घुसे होंगे, बाकी जिनने आज पढ़े उनके दिमाग में 100% एंटर हो रहे होंगे। राइट, सो दिस इज कॉल्ड ये 4 टर्म। अब आप लोग याद करो, मैंने सवेरे क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में भी कहा था क्या कि हम GDP को घुमाएंगे फिराएंगे और नेशनल इनकम निकालेंगे। तो दोस्तों हमने GDP को घुमाया फिराया फिरकी लगाया और घुमा फिराकर फिरकी लगाकर हम कहां तक आ गए, हम दोस्तों आ चुके हैं चौथे टर्म तक NNP MP। जैसे कि अगर आप लोग अब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो अब मैं सिर्फ 5वां टर्म डिस्कस करना है, और वो क्या है, वो है दोस्तों NNP MP तक तो मैं आ चुका हूं, अब मुझे यहां से यहां की मंजिल और सफर तय करना है। तो देखिए यहां भी NNP MP है, यहां भी NNP है, यहां भी NNP है, बचा MP और FC। तो बचा MP और FC, तो अब चलेंगे छलांग मारेंगे सीधा NNP FC पर, और इसी को कहते हैं आप लोगों को पता है नेशनल इनकम। लेकिन 2015 से भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय आय है वो इसके बेसिस पर निकालना शुरू कर दी है, FC से MP के बेसिस पर। हो सकता है गौरव लोधी। नहीं भाई यहां भी पढ़ाएंगे साधन खान। देखिए दोस्तों अब बचा है MP और FC का चक्कर। तो लास्ट फॉर्मूला, आशीष सर वी स्टूडेंट अंडरस्टैंड कैप्चरिंग प्रॉब्लम्स, सर मोबाइल एप्लीकेशन जैसे अपडेट ऐप प्लीज वेबसाइट पर करवा दीजिए। ठीक है ठीक है, तो जब आशीष जब एप्लीकेशन अपडेट होकर आ जाएगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे जब नया नया कहीं काम होता है, टेक्नोलॉजी शुरू होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई एवर वेंट थ्रू दैट इज पेटीएम। जब पेटीएम आता था तो कितना हैंग करता था, शुरू में चलता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पेटीएम बड़ा स्मूथ हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी में ये सब चीज़ें हैं, जब रिसेंटली लॉन्च होती हैं कोई भी चीज़ें तो एक एक करके कुछ कमियां दिखती हैं, फिर धीरे धीरे उन पर काम चलता है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग बहुत जल्दी उन सारी खामियों को दूर कर दें। आशीष जी हाँ, आनंद सिंह वाराणसी। देखते दोस्तों, सो
द वेरी लास्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एमपी और यहाँ लिखा है एफसी, तो द वेरी लास्ट फॉर्मूला इज एमपी से एफसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एमपी से एफसी में कन्वर्ट करने के लिए एमपी से एनआईटी माइनस कर दो, तो एमपी से एनआईटी माइनस कर दो तो उसे हम लोग कहते हैं एफसी फैक्टर कॉस्ट। हाँ, चेष्टा, तुम लग रही हो कि तुम बीकॉम कर रखा है तुमने, है, जल्दी से बताओ यस और नो। दोस्तों अगर हम लोग एमपी में माइनस एनआईटी कर दें तो उसे कहते हैं एफसी। अब ये एनआईटी क्या बला है भाई, तो वो यहां समझेंगे। तो एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो व्हाट इज एनआईटी, तो एनआईटी का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके शतान जी, सो व्हाट इज एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो व्हाट इज एनआईटी, ये तो सिर्फ फॉर्मूला हुआ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आखिर ये एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता क्या है, तो वो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। दोस्तों एनआईटी होता है हमारे हिंदुस्तान का जो एनआईटी है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप लोग सवेरे की क्लास याद करिए और सर्कुलर फ्लो में चलिए, तो बताइए जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पादक हैं, वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गवर्नमेंट को क्या देते हैं, तो प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट को देते हैं क्या, इन डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कर पे करते हैं। बोलो क्लियर है। सर फुल स्क्रीन पर ऐप नहीं चल रहा है, चल रहा है, आप अच्छी तरह करके देखिए। आप अभी मैं चला रहा था थोड़ी देर पहले, राइट। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स, चेष्टा, देखो चेष्टा जल्दी से तुमसे जो सवाल पूछा बेटा तुम वो बताओ कि हैव यू डन योर बीकॉम और इकोनॉमिक्स इन योर स्टडीज और हैव यू हैड गॉन थ्रू दिस चैप्टर अर्लियर ना। सो वेरी गुड। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं रोहित शर्मा जी, वो गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, उसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को क्या देती है, सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को क्या देती है, सब्सिडीज। तो अगर हम पूरे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको कितना प्रोड्यूसर्स ने इनडायरेक्ट टैक्स दिया माइनस गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को कितनी सब्सिडी दी, उससे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज माइनस कर दें, तो टेक्निकली और इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे हम बोलते हैं भारत का एनआईटी, उसे हम बोलते हैं भारत का शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसे बोलते हैं एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, राइट। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान समझते हैं अभी ये है क्या। ये तो सिर्फ फॉर्मूला हुआ कि एनआईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, लेकिन अब इसका यूज क्या है और मतलब क्या है वो बताते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं एमपी माइनस ये इज इक्वल टू एफसी, फिर मैं लिख दूं एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू एफसी ना। सो एमपी में माइनस आईटी कर दो प्लस सब्सिडी कर दो, तो इसे हम कहेंगे क्या, एनआईटी, इसे हम कहेंगे एफसी। तो ये एफसी वेफसी का चक्कर क्या है, तो वो समझाते हैं, जरा देखिए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है। सवेरे की क्लास में किसी ने पूछा था सर एमपी और एफसी क्या होता, तो मैंने कहा था कि अभी आगे नेशनल इनकम में आएगा। तो दोस्तों एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, का मतलब है इस समय ये मार्कर बाजार में 50 रुपए का है। एवरीबॉडी, इस समय ये मार्कर बाजार में कितने का है, 50 रुपए का है। तो इसे कहेंगे मार्केट प्राइस, इसे कहेंगे बाजार मूल्य या बाजार कीमत। जब ये मार्कर इस समय बाजार में 50 रुपए का है तो इसे कहेंगे मार्केट प्राइस। अब दोस्तों जब ये 50 रुपए का है तो इसे मार्केट प्राइस कहते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक ने जब इस मार्कर को प्रोड्यूस किया, जब ये मार्कर बाजार में इस समय 50 रुपए का है और जब मैं इस मार्कर को प्रोड्यूस कर रहा था तो उस समय मैंने गवर्नमेंट को मान लो 20 रुपए के टैक्स दे दिए। जब मैंने गवर्नमेंट को 20 रुपए के टैक्स दे दिए तो उसे कहेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि पैसा चला गया। तो कितना बचा, 30। अब मान लो 10 रुपए की सरकार ने मुझे सब्सिडी दे दी, सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है, सब्सिडी 10 रुपए की दे दी, तो पैसा आया तो कर देंगे प्लस, तो बचा 40। और दोस्तों इसे कहेंगे 40 रुपए को फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट में मैंने 10 रुपए प्रॉफिट ऐड किया तो कहेंगे मार्केट प्राइस। सो ये तो हुआ फॉर्मूला के बेस पर एमपी और एफसी को समझना। लेकिन अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ आदमी है और उसे मुझे एमपी एफसी बताना हो तो मैं 2 सेंटेंस बोलूंगा, समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से सुनना। भैया ये मार्कर इस समय बाजार में कितने का है, मार्केट प्राइस, खत्म।
और दोस्तों जब मैंने इस मार्कर को प्रोड्यूस किया, जब मैंने इस मार्कर का उत्पादन किया, जब मैंने इस मार्कर को बनाया, तो सवेरे की क्लास में मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज किया था, फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं, जो पारिवारिक क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर ट्रांसफर हो रहे थे। तो दोस्तों अब ये जब मैंने ये मार्कर को प्रोड्यूस किया, इस मार्कर का उत्पादन किया, तो जो फैक्टर सर्विसेज थे, साधन सेवाएं थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, फ्यूल, ब्ला ब्ला ब्ला, उन फैक्टर सर्विसेज पर कितना पैसा खर्च किया, दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। खत्म बात। सो व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट और व्हाट इज मार्केट प्राइस, बिल्कुल एक लाइन में खत्म कि भैया इस एसी का बाजार में इस समय क्या प्राइस है, मार्केट प्राइस। इस एसी को प्रोड्यूस करते समय कितना पैसा खर्च हुआ, दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। सो दोस्तों मार्केट प्राइस पर अगर हम जीडीपी निकालें तो उसका मतलब होगा क्या, उसका मतलब होगा कि जो बाजार में वस्तुएं हैं उनकी कीमत क्या है, तो उसे कहेंगे मार्केट प्राइस पर जीडीपी। और दोस्तों अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालें तो फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे तो इसका मतलब होगा कि जब वो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा था तो प्रोडक्शन के समय क्या कॉस्ट आई, उस समय क्या प्राइस था, मतलब टैक्सेस वैक्सेस को छोड़कर, तो उसे हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। राइट, सही है। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। सर एनआईटी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? एनआईटी यार हमेशा पॉजिटिव होगा बे, सुरेश कुमार रे। कैसी बात कर रहा भाई तू? चिप्स एमआरपी 5 रुपए इन मार्केट, बट रेलवे स्टेशन पर एमआरपी चेंज कैसे? वो डिपेंड करता है कि उनका टेंडर क्या है, उनको किस तरीके से प्रोडक्ट आ रहे, क्या उनका अलग अलग है। मैं तो साइजेस भी देखे, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो रेलवे के लिए जो अलग से कंपनीज है वो अलग से रेलवे स्टेशन के लिए प्रोडक्शन करती हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, और उनके अलग से टेंडर्स होता है, उनकी अलग से उनके लिए प्राइसेस वगैरह बनाई जाती है। तो वो यहाँ का कोई डिस्कशन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर हम लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो यू हैव टू हैव बाय फ्रॉम दीज 4-5 स्टॉल्स विच वर देयर इन द रेलवे स्टेशंस। उनके लिए अलग से कुछ कंपनीज स्पेशल प्रोडक्शन करती हैं ना। दोस्तों जल्दी से बताइए आप लोग, एमपी और एफसी का मतलब समझ में आया या नहीं? भाई इस कैमरे का बाजार में क्या प्राइस है, मार्केट प्राइस। इस कैमरे को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा खर्च हुआ, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। लेकिन फॉर्मूला देखें तो एमपी से एनआईटी माइनस कर दो तो एफसी। पेपर में क्या आएगा वो सुनिए, पेपर में लिखा होगा एनएनपी एफसी वुड बी। अगर तुम सच्चे विद्यार्थी हो और तुम लोगों ने अपनी माँ बाप को जल्दी से ये खबर सुनानी है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो आज ही जाकर तुम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस लगाना। अगर आज तुम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस लगाओगे तो डेफिनेटली इस सेक्शन से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ना मिले तो यू कैन हैव अ बेट विद मी, डेफिनेटली यू गाइज विल गेट द क्वेश्चन राइट ना। तो दोस्तों लिखा होगा एग्जाम में एनएनपी एमपी एनएनपी एफसी, तो लिखा होगा एनएनपी एफसी वुड बी, एनएनपी एफसी होगा। तो अब ये है एमपी, ये है एफसी। फॉर्मूला देखो, एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। तो एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी। तो इसे हम बोलेंगे एनएनपी एट एफसी। और दोस्तों एग्जाम में अगर अब आप लोग याद करिए, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए एनएनपी एफसी वुड बी, मतलब ऐसा आ जाए कि एनएनपी एफसी होगा, एनएनपी एफसी होगा, लेकिन हाँ साथ में ही लगा रहा हूं। तो रोहित शर्मा जल्दी सबको बताओ, क्या सेम क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस किताब में मिल रहे जो मैं पढ़ा रहा है या नहीं मिल रहे? तो देखो ये कह रहा है घटना चक्र से। तो रोहित शर्मा सबको बताओ यहाँ मैसेज पर कि क्या आपको क्वेश्चन सेम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई वॉन्ट और द ऑडियंस वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ना। दोस्तों अगर एग्जाम में आए एनएनपी एफसी होगा तो लिखा होगा एनडीपी एमपी, एनडीपी एमपी। तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल, ये देखो यहां पर भी नेट, यहां पर भी नेट, तो पहले फॉर्मूले का कोई यूज नहीं। ये देखो यहां डोमेस्टिक, यहां देखो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ दो तो नेशनल, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करते हैं तो नेशनल। और दोस्तों अबे सिर्फ रोहित शर्मा तुझसे यस सर अकेले नहीं बोला था, कुछ और भी लिखता है यार बढ़िया सा, बस तुमने लिख दिया यस सर। अच्छा फिर लिखा मिल रहे हैं। भाई कुछ और अच्छा सा वर्ड यूज करते तुम यार, कि जिससे बच्चों को लगता है यार कि सिर्फ मिल ही रहे हैं, कि परफेक्टली लैंग्वेज भी सेम है और एवरीथिंग इज सेम ना, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोस्तों ये है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ दो तो नेशनल, तो डोमेस्टिक में एनएफआईए जोड़ दो तो नेशनल राइट। अब देखिए तीसरा क्या है, ये है एमपी, ये है एफसी। तो एमपी में से एनआईटी माइनस कर दो तो एफसी,
MP में से NIT माइनस कर दो तो FC, तो MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। सो व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट? तो अगर हम यहां से यहां चलेंगे तो क्या प्लस माइनस होगा? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, राइट। अब दोस्तों चलते हैं GNP MP से NNP FC की ओर। तो GNP MP से NNP FC की ओर जब हम चलेंगे तो कैसे, क्या क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? तो देखिए ये है ग्रॉस, ये है नेट, तो पहला होगा माइनस डेप्रीसिएशन। अगर हम ग्रॉस में माइनस डेप्रीसिएशन कर दे तो बन गया नेट। और दोस्तों यहां पर नेशनल, यहां पर भी नेशनल, लेकिन यहां MP, यहां FC, तो देखो MP माइनस NIT FC, तो MP माइनस NIT इज इक्वल टू FC। तो दोस्तों ये हो गया आपका, ये हो गए आपके एग्जाम के क्वेश्चंस। अब आप याद करो, सुबह की क्लास में बताया था और लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि मैं GDP को घुमाऊंगा, फिराऊंगा, फिरकी लगाकर क्या निकालूंगा? नेशनल इनकम, दैट इज NNP-FC। तो अगर मुझे किताबी भाषा में और आपके पन्ने भरवाने हो, दे दनादन नोट्स बनवाने हैं, तो मैं आपको NNP-FC मतलब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखवा सकता था। और वो लिखवा सकता था क्या? तो वो मैं आपको लिखवा सकता था ये कि GDP MP की परिभाषा पहले मैं लिखवाऊं। अगर मुझे राष्ट्रीय आय की परिभाषा देनी है तो मैं कहूंगा GDP MP क्या? एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा रेखा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, और बाद में कहता माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीय आय। सो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का मतलब है इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और बाद में कहूंगा इन एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, इंक्लूडिंग NFIA, एक्सक्लूडिंग NIT इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोग बहुत समझ चुके हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों को, जैसे कि मैंने कहा था कि ये सारे टर्म्स बिल्कुल टिप्स पर याद होंगे और एक एक लाइन में याद होंगे, तो अगर रात के 2 बजे कोई थप्पड़ मार के बोले कि भाई GNP MP बताओ, तो तुम तुरंत बता सकते हो G ग्रॉस मतलब टोटल प्रोडक्शन साल भर, N नेशनल मतलब देश के अंदर और देश के बाहर। सो ये हो गया GNP FC बोल दें तो जो प्रोडक्शन के समय कॉस्ट आई तो उसे कहेंगे GNP FC। सो दोस्तों इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बता सकते हो। अगर कोई आपसे कहे NNP MP, तो NNP MP का मतलब है नेट, मतलब जो भी साल भर प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू साल के एंड में नेट। नेशनल का मतलब देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, प्रोडक्ट खत्म। MP मतलब पूरा बाजार में जो प्राइस है। सो दिस इज कॉल्ड NNP MP। अब आप लोग दोस्तों एक एक टर्म को बहुत अच्छे से बता सकते हो। अगर कोई कहे GDP FC, तो GDP FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट का मतलब जब प्रोडक्शन हो रहा था उस समय की कीमत, उस समय की कॉस्ट। G का मतलब ग्रॉस मतलब साल भर जो भी प्रोडक्शन हुआ। डोमेस्टिक का मतलब है कंट्री के अंदर। P तो मतलब प्रोडक्ट, मतलब जो भी देश के अंदर साल भर प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट कितनी आई, तो ये बताएगा GDP FC। दोस्तों मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि GDP MP, NDP MP, GNP MP, NNP MP, GDP FC, NDP FC, GNP FC, NNP FC क्या होता भी है ये। सो दोस्तों एक एक लाइन में आप लोगों को एग्जाम का मतलब भी समझ में आ गया और आप लोग बुकिश लैंग्वेज भी समझ गए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी डिस्कस हो चुका है। दोस्तों अब एक और छोटा सा डिस्कशन मुझे करना है आप लोगों के साथ, और वो ये कि कुछ छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं, मैं सोच रहा हूं मैं उन्हें भी थोड़ा सा अच्छी तरह समझा दूं। जैसे टर्मिनोलॉजी, एक टर्म होता है, कई बार मैंने पेपर में देखा तो एक टर्म होता है पर कैपिटा इनकम। आप लोग भी देखते हैं और पेपर में भी आया, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है भाई एक बंदे की आय तो क्या होगी बताइए। तो एक बंदे की आय क्या होगी? अगर मैं टोटल नेशनल इनकम से टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दूं तो इसे कहूंगा एक बंदे की आय। दोस्तों एक बंदे की आय का मतलब है टोटल राष्ट्र आय का कुल जनसंख्या से भाग दे दो तो इसे कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। अरे बोलो यार। ऐसे ही दोस्तों एक और टर्म होता है जिसे मैं कहता हूं, जिसे पेपर में भी आया कई बार, एक टर्म होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक टर्म होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हिंदी में बात करें तो लिखा होगा वैयक्तिक प्रयोज्य आय।
सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होता है? तो देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वैयक्तिक प्रयोज्य आय का मतलब है दोस्तों जो भी साल भर मैंने टाइम्स से पैसा कमाया वो मेरी कौन सी इनकम है? पर्सनल इनकम है। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ भी रहे हैं। दोस्तों व्हाट इज पर्सनल इनकम? मतलब पूरे हिंदुस्तान का होता है, ये किसी व्यक्ति का नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान, वेरी लवली सुरेश कुमार। तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने टाइम्स से एक साल में जो भी पैसा कमाया वो मेरी कौन सी इनकम है? पर्सनल इनकम है। सब जानते हैं। अब दोस्तों में जो पर्सनल इनकम आई उससे मैंने क्या किया? माइनस कर दिए डायरेक्ट टैक्सेस। उससे मैंने डायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, मतलब क्या? जैसे मैंने इनकम टैक्स दे दिया, अरे बोलो यस और नॉट, जैसे मैंने इनकम टैक्स दे दिया, राइट। सो क्या लिखा इनने, हितेश ने? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाएं प्लीज। सो हितेश कैन यू डिफाइन प्लीज, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप कैसे कहना चाहते हैं ऑर्गेनाइज वे में, तो शायद मुझे कुछ सीखने को मिले। तो प्लीज हितेश जी आप बता सकते हैं, और चाहे आप यहाँ बताइए या मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देख के यहाँ बताते हैं तो मैं भी देख लेता हूँ, सारे बच्चे भी देख लें ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे। सो मुझे लगता है देखो क्या ऑर्गेनाइज, शायद कुछ कमी रह गई होगी। ये देखो कितना ऑर्गेनाइज, जीडीपी से एनडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी, फिर जीडीपी, फिर इनको एक एक करके इस तरह से हमने इसको देखा, एक एक करके हमने पहले फॉर्मूले देखे। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या? सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं हम, आपसे वाराणसी में 2015 में पढ़े थे। ओके आनंद सिंह वाराणसी, ओके आनंद सिंह। सो दोस्तों हितेश जी कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में। तो भाई क्या ऑर्गेनाइज यार? हितेश भाई थोड़ा सिखाइए हमें, और मैं आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, आई वुड लव टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू डेफिनेटली, एज आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल इन माई लाइफ, राइट। सर हिंदी स्पेशल बैच कब तक आएगा? बहुत जल्दी आएगा। सदनानंद खान, पहले रुक जा भाई, कुछ और बात चल रही है हितेश से। तो देखो कितना ऑर्गेनाइज, ये था ग्रॉस, ये था नेट, फिर ये था ग्रॉस, यहाँ था नेशनल, फिर था ग्रॉस, फिर देखो एनएनपी। तो दिस इज द 100। नो सर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास स्केड्यूल सर। क्या क्लास स्केड्यूल? ओके। सो मैं सोच रहा था तुम मेरे इस चैप्टर पे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कह रहे हो। सो दिस इज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मेथड व्हाट आई लर्न इन माय लाइफ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन द लास्ट 9-10 years। सो ये मैंने सीखा। तो मैं सोच तुम इसमें कुछ ऑर्गेनाइज कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि नो सर आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्लास स्केड्यूल। सो क्लास स्केड्यूल तो सही लग रहा है हितेश जी, क्या बताइए? मतलब आप ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हर एक क्लास के डेज फिक्स कर दो समथिंग। तो अगर इस पे बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? तो जो भी मैंने टाइम्स से पैसा कमाया वो मेरी कौन सी इनकम है दोस्तों? वो मेरी पर्सनल इनकम है। अब मैंने पर्सनल इनकम कमाई तो उससे मैंने गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिए, टैक्स चलेगा दोस्तों, तो माइनस कर दो डायरेक्ट टैक्सेस, माइनस कर दो प्रत्यक्ष कर। बोलो जी यस और नॉट। तो जो दोस्तों हमने माइनस कर दिए डायरेक्ट टैक्सेस, माइनस कर दिए प्रत्यक्ष कर, अब जो हमारे पास पैसा बचा, मतलब हमने इनकम टैक्स वगैरह दे दिया, जो भी मैंने पैसा कमाया, अब जो पैसा बचा उसे हम लोग कहेंगे हितेश एंड ऑल। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 8882345647। So this is the WhatsApp number. You can call me, you can WhatsApp personal anything, a single number I am using. So लेकिन don't call me please, सिर्फ WhatsApp करना ना। So दोस्तों देखिए, so what is the personal disposable income? वैयक्तिक प्रयोज्य आय कि जो भी मैंने पर्सनल इनकम कमाई इससे मैंने माइनस कर दिए डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह। अब जो मेरे पास पैसा बचा उससे मैंने अगेन माइनस कर दिया मिसलेनियस फी एंड फाइन्स, इससे अगेन मैंने माइनस कर दिया मिसलेनियस फी एंड फाइन्स। जो भी मैंने अदर फी फाइन्स दिए, जैसे मैंने रेड लाइट जंप कर दी, तो जीएस हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? जीएस में प्लीज राहुल गुप्ता सब पढ़ाया जाएगा। राहुल गुप्ता जी पहले मुझे पढ़ा लेने दो तुम, है ना। सो दोस्तों अब मैंने जो मिसलेनियस फी एंड फाइन्स का मतलब है कि जैसे मैंने रेड लाइट जंप कर दी तो वहां चालान ठुक गया, इसी तरह से बिजली का मीटर चोरी से पकड़ा गया, वहां चालान लग गया। तो जो भी मैंने साल भर अदर फी फाइन्स दिए सब माइनस कर दो। अब जरा सुनना, जो भी मुझे पर्सनल इनकम मिली उससे मैंने सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करे, फिर जो पैसा आया फिर मैंने अदर फी एंड फाइन्स माइनस करे। अब जो पैसा मेरे पास बचा उसे मैं कहूंगा क्या? उसे मैं कहूंगा पर्सनल डिस्पोजेबल
इनकम। सो दिस इज कॉल्ड वैयक्तिक प्रयोज्य आय। और दोस्तों ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किस लिए कैलकुलेट होती है कि जब मैंने जो पर्सनल इनकम आई, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, फी फाइन्स दे दिए, अब जो मेरे पास पैसा बचा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसे मैं खर्च करूंगा कहाँ? थाईलैंड, बैंकॉक जाकर अपनी अय्याशियों पर। इसका मतलब है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किस लिए प्रयोग में आता है? टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर दोस्तों टू एसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, यदि किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर देखना है तो हम उस देश का क्या कैलकुलेट करते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पीडीआई, राइट। दोस्तों अब कंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम को। बहुत हो गया नेशनल इनकम। अब देखिए दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो अभी तक की क्लास में हमने ये तो पढ़ लिया कि नेशनल इनकम के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। नेशनल इनकम सबसे पहली बार कैलकुलेट दादा भाई नावरोजी ने करी। सीएसओ कैलकुलेट करता है। 3 मेथड्स हैं। प्रोडक्शन मेथड, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितना भी प्रोडक्शन, जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी टोटल वैल्यू नेशनल इनकम में शामिल होती है। हमने देखा इनकम मेथड, आय विधि, पूरे हिंदुस्तान में लोगों को रेंट से, इंटरेस्ट से, वेजेस से, प्रॉफिट से, रिटायरमेंट पेंशन से, प्रोविडेंट फंड से, इन सब से जितना भी पैसा मिल रहा है वो भी नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि पूरा एक्सपेंडिचर, जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पैसा एक्सपेंड हो रहा है, चाहे उपभोक्ता कर रहे, चाहे उत्पादक कर रहे, चाहे गवर्नमेंट रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रो, इन सब में चला रहे हैं। सो दोस्तों इन तीनों एवरीबॉडी, इन तीनों कंज्यूमिंग, प्रोड्यूसिंग एंड गवर्नमेंट, इन तीनों का देखते हैं कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है, वो भी शामिल होता है। लेकिन एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। हिंदी में जब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता? भाई क्या क्या शामिल होता है नेशनल इनकम में, ये तो हमने सब सीख लिया। क्या शामिल नहीं होता वो और सीख लेते हैं। एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों क्या क्या शामिल नहीं होता? तो नंबर 1, द इनकम अर्न फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। दोस्तों जो सेकेंड हैंड वस्तुएं हैं, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, इनके खरीदने बेचने से प्राप्त होने वाली आय क्यों शामिल नहीं होता? दोस्तों इनके खरीदने बेचने से प्राप्त होने वाली आय इसलिए शामिल नहीं होती क्योंकि जब हमने पहली बार बेची थी तब वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी थी। ये सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। दोस्तों जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनकी वैल्यू भी शामिल नहीं होती, क्योंकि वो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सिर्फ कौन सी वस्तुओं की वैल्यू शामिल होगी? जो फाइनल गुड्स होंगी, जो अंतिम वस्तुएं होंगी। इसी तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। द मनी अर्न फ्रॉम द इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त की गई आय, जैसे स्मगलिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, हाँ, लॉटरी हो गया, इन सारी इनकम की नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है। यहां पे जो मैंने लॉटरी वर्ड बोला, ये कौन बनेगा करोड़पति वाली लॉटरी नहीं है, क्योंकि वहां तो हम पे करते हैं टैक्स। ये जो मैंने लॉटरी बोला, ये कौन सी लॉटरी है दोस्तों? ये है फुकरे मूवी वाली। देखी क्या तुम लोगों ने, भोली पंजाबन? दोस्तों वो शामिल नहीं होगी। लेकिन जो लीगल लॉटरीज होती हैं वो शामिल होती है, जैसे गोवा, पंजाब, यहां पर लॉटरीज लीगल है। मतलब जो गैर कानूनी गतिविधि हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, यहां से ये कोई भी नेशनल इनकम में ये इनकम शामिल नहीं होती। जैसे ब्लैक मनी, काला धन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। अरे भैया वो शामिल हो जाएगा तो ब्लैक मनी थोड़ा ना कहलाएगा, फिर तो व्हाइट मनी हो गया। इसी तरीके से अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लो कि द शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। भाई शेयर बाजार के लेन देन नेशनल इनकम में नहीं जुड़ते। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा क्यों? क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि जैसे मैंने अपनी जो इनकम कमाई, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, वो नेशनल इनकम में जुड़ गया। अब वही इनकम मैंने शेयर मार्केट में लगा दी तो फिर 2 बार ऐड हो गई। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट नेशनल इनकम में नहीं शामिल। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, शेयर बाजार के लेन देन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। इसी तरीके से दिमाग में रख लीजिए द ट्रांसफर पे, नहीं इसके अलावा आप रख लीजिए क्या कि चलिए आप लोग मुझे बताइए, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग जवाब दे देंगे। लेकिन आप लोग जवाब अपनी जगह पे देना, कमेंट में लिखना चाहो तो कमेंट में भी लिख देना कि द इनकम अर्न बाय एन इंडियन कंपनी सिचुएटेड इन यूएस इज द पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम और नॉट।
दोस्तों जो भारत की कंपनी यूएस में स्थापित है, अगर भारत की कंपनी यूएस में स्थापित है तो क्या वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? दोस्तों होगा। क्यों? क्योंकि जब नेशनल की बात करते हैं तो नेशनल का मतलब, ये देखिए नेशनल, तो नेशनल का मतलब है कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, तो दोस्तों होगा। तो दोस्तों जो नेशनल इनकम है इसका मतलब है जो भारत के बाहर, भारत की अगर कोई कंपनी काम कर रही है और पैसा कमा रही है तो वो भारत की नेशनल इनकम में शामिल होगा। वेरी लवली मीनल। इसके अलावा दोस्तों द इनकम अर्न बाय अ फॉरेन बेस्ड कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम और नॉट। दोस्तों अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में स्थापित है तो क्या वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। दोस्तों नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम भारत की राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, नेशनल की बात कर रहे हैं, तो जो विदेशों की कंपनियां भारत में हैं, यहां से जो वो पैसा कमा के ले जा रही हैं, यहां देखिए तो एनएफआईए में हो रहा है माइनस, एवरीबॉडी एनएफआईए में हो रहा है माइनस। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि जो विदेशों की कंपनियां भारत में है, सदान अली, वेरी गुड सदान खान। तो दोस्तों जो भारत में अगर कोई विदेश की कंपनी यहां जो पैसा कमा रही है वो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, बट इट वुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी, लेकिन वो भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। सो दिस इज कॉल्ड जीडीपी, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। दोस्तों कितनी बढ़िया बात सीखने को मिली कि जो भारत में विदेश की कंपनियां हैं, जो यहाँ काम कर रही हैं, जो यहाँ पैसे कमा रही हैं, वो हाँ गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी, लेकिन जो यहाँ पैसे कमा रही हैं वो भारत की राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, पैसे टैक्स लेगी लेकिन वो भारत के जीडीपी में जुड़ेगा, राइट। इसी तरीके से दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बात बता, एक और टर्म है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग न्यू ब्रिजेस। सरकार नए पुल बनाने पर, जो भी ब्रिजेस वगैरह, नए पुल वगैरह या जो भी बनाने पर पैसा खर्च कर रही है, क्या वो खर्च शामिल होगा या नहीं? तो दोस्तों आंसर है होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर चाहे कंज्यूमर करे, प्रोड्यूसर करे या गवर्नमेंट करे। दोस्तों इसी तरीके से लास्ट वर्ड याद रख लीजिए और दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए, क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हिंदी में स्थानांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। अब स्थानांतरण भुगतान क्या होते? तो सवेरे की क्लास में बताया था कि वे भुगतान जो गवर्नमेंट करती है, किसको? कंज्यूमिंग सेक्टर को, एवं जिसके बदले कंज्यूमिंग सेक्टर सरकार को कोई सेवा नहीं देते, उन्हें बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। जैसे दोस्तों ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ते। तो दोस्तों दिमाग में रख लीजिए कि ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में शामिल नहीं होते। अब भाई ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में क्यों शामिल नहीं होते? क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसफर पेमेंट है, जो स्थानांतरित भुगतान है, वो बिना सेवा दिए मिल गया। तो दिमाग में डाल लो अच्छी तरह फाइनली कि सिर्फ नेशनल इनकम में वो इनकम शामिल होगी जब आप सेवाएं दें और पैसे कमाएं। तो यहां पर एक बहुत लवली पॉइंट मिला सीखने को कि ओल्ड एज पेंशन्स पर जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा, लेकिन वहीं पर रिटायरमेंट पेंशन पर जो पैसा खर्च होगा वो शामिल होगा। देखिए दोस्तों कितना लवली पॉइंट, रिटायरमेंट पेंशन शामिल होती है, ओल्ड एज पेंशन नहीं, क्योंकि बंदे ने 60 साल सरकार को सेवा दी, तब रिटायर्ड हुआ तो पेंशन मिल रही है तो वो शामिल होती है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं होती। इसी प्रकार से द कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ हाउस, एक एजेंट को घर बेचने पर दिए जाने वाला कमीशन शामिल होगा या नहीं? तो दोस्तों शामिल होगा, क्योंकि वो बंदा अपनी सर्विसेज दे रहा है, पैसा कमा रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, सरकार को बता रहा है। अगर नहीं बता रहा तो नहीं होगा। इनकम ऑफ वॉचमैन की आय शामिल होगी या नहीं? जल्दी से कमेंट में बताते जाइए। दोस्तों वॉचमैन की आय नेशनल इनकम में शामिल होगी, क्योंकि वो बंदा सेवा कर रहा है, इसलिए पैसा कमा रहा है। ओमकार पांडे वेरी गुड। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग बताइए द सर्विस ऑफ हाउसवाइफ की जो सेवाएं हैं क्या वो शामिल होंगी? दोस्तों नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि तुम बहुत समझदार हो, समझ गए। इससे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में कुछ और पढ़ना नहीं है। अब आप लोगों का टास्क है कि आज बहुत बढ़िया से इसके क्वेश्चंस रगड़ दो। जो भी क्वेश्चन ना आए इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। अरे बोलो क्लियर है? आज दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को रगड़ दो जहाँ से भी मिले और इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो अगर समझ में ना आए।
और व्हाट्सएप नंबर पर नहीं भेज सकते तो क्लास में पूछ सकते। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोग बात समझ गए, एंड दैट्स ऑल अबाउट द नेशनल इनकम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।